चलिए फिर कक्षा प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे अंत्योदय आया है। अंत्योदय का अर्थ क्या होता है? अंत्योदय अंतधान उदय, इसका अंत होके फिर से उदय हो जाए। उदय। यहाँ पर अंत्योदय का वैसे तो अगर हम अर्थ देखें तो यहाँ पर है कि अंतिम से उदय, इधर मतलब वही कि लास्ट से जो जिसका अंत सबसे फिर पिछड़ा उदय है, हो जाए। जो सबसे कोई पंक्ति जो सबसे पीछे है, किसी पंक्ति में आप देखें कि अमीरी के पंक्ति में, या जो है अगर हम पिछड़ेपन के पंक्ति में देखें, जो सबसे पिछड़ा है वहां से उदय होना चाहिए, यानी कि उसका विकास हो जाए। तो इसी प्रकार से गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान या अंतिम व्यक्ति का उत्थान, उसी का तात्पर्य है अंत्योदय। और यहाँ से एक किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा। इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और जैसा कि हमने कहा अंत्योदय, तो गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, इसका तात्पर्य है अंत्योदय से। और इनकी 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2014 को घोषणा की गई, जबकि आधिकारिक तौर पर 2015 से मनाया जा रहा है। इनके जन्मदिन पर यानी कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में 2015 से मनाया जा रहा है, लेकिन घोषणा की बात होती है आपके 25 सितंबर 2014 को। यहाँ पे इनके बारे में देख लीजिए, क्वेश्चन बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान या अंतिम व्यक्ति का उत्थान। यह दिन मोदी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2014 को किया गया था, और आधिकारिक तौर पर 2015 से मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही अंत्योदय का नारा दिया था। अंत्योदय का नारा देने वाले प्रथम व्यक्ति आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। और अंत्योदय का अर्थ यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। और इनका जो निधन होता है 11 फरवरी के दिन होता है, और इसी को हम 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बता दीजिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? 2 फरवरी 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? स्तनपान दिवस। नहीं नहीं, 2 फरवरी को हमने यहाँ से गलती भी हमने किया था। यहाँ पे मैं आपको जैव विविधता दिवस बताया था, लेकिन जैव विविधता हाँ। दिवस आपका 22 मई को होता है, और 2 फरवरी को उससे संबंधित होता है। जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? कैसी भूमि होनी चाहिए? दलदली भूमि होनी चाहिए, यानी कि उसको वेटलैंड भूमि बोलते हैं। वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि दिवस होता है।
आर्द्र भूमि दिवस। आपको पता होगा कि इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जो है जैव विविधता, तीनों को लेकर के अब उसी में इसको भी जोड़ देते हैं, एक एक चीज बढ़ाते हुए हैं। अब देखिए, पानी जो है आपके ऊपर से गिरता है पृथ्वी पर, तो सबसे पहले जो है 22 मार्च को 22 मार्च को जल दिवस हो जाएगा, और यही जल पृथ्वी पे गिरता है 1 महीने बाद, 22 अप्रैल हो जाएगा, पृथ्वी दिवस हो जाएगा। और पुनः जो है जब यह पानी ज्यादा दिनों तक रह जाता है तो जमीन दलदली हो जाती है, तो 1 महीना और बढ़ेंगे तो आपका जो आ जाएगा 22 मई। और जब दलदली जमीन पे किसके लिए अच्छी मानी जाती है, तो जैव विविधता के लिए, तो जैव विविधता दिवस आपके 22 मई को। और उसी में जो है आपके आर्द्र भूमि होती है जो विविधता के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। वर्तमान में भारत में जो आर्द्र भूमि होती है, इसको इसी को हम रामसर साइट के अंतर्गत रखते हैं। जो जैव विविधता के लिए इम्पोर्टेंट जमीन होती है, दलदल जमीन होती है, उसको हम लोग रामसर साइट के अंतर्गत रखते हैं। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 75। हाँ, 75 है। सबसे ज्यादा अगर रामसर साइट की बात करेंगे तो आपको तमिलनाडु में देखने मिलता है वर्तमान के हिसाब से। और आर्द्र भूमि दिवस हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। अगर 4 फरवरी की बात करें तो विश्व आपका कैंसर दिवस, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में हॉकी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अब यहाँ पे हॉकी की बात आती है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन डी, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की को हॉकी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और दिलीप तिर्की के हैं कि जान लीजिए कि इनको जो है निर्विरोध चुना गया है, निर्विरोध निर्विरोध चुना गया है। दिलीप हेलो, दिलीप तिर्की को निर्विरोध चुना गया है, और ये जो है हॉकी के नए अध्यक्ष है। अगर हम बात करें हॉकी के जादूगर के नाम से आपसे मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। अगर हम बात करें कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, मेजर ध्यानचंद कहाँ के निवासी थे, तो यहाँ पे नाम आता है इलाहाबाद के निवासी थे। और इन्हीं के नाम पर खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है वर्तमान में, यही पुरस्कार पहले अर्जुन के नाम था, पुणे जो है अर्जुन के नाम से। हेलो, आवाज मिल रही है? पुणे राजीव गांधी हो जाता है। आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। चलिए, तो यहाँ जो है नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप तिर्की को चुना गया है। अब इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है दिलीप तिर्की को सर्वसम्मत से हॉकी का अध्यक्ष चुना गया, यानी कि निर्विरोध के द्वारा इनको चुना गया है। तिर्की भारत के पूर्व हॉकी कप्तान थे। 1998 में एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। यह एक पूर्व खिलाड़ी और ओलंपियन इतिहास में पहली बार हॉकी इंडियन के प्रमुख बने। टर्की ने अपने करियर में
डिफेंडर के तौर पर 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है कि टर्की जो है, टर्की ने अपने करियर में डिफेंडर के तौर पर 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और हॉकी इंडिया की अगर आपसे स्थापना की बात करें तो आपका 2009 हो जाएगा और मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने माया नाम का दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया बनाया है? इसके पहले इन्होंने ही बनाया था क्लोन आर्कटिक बिल्ली बनाया था। अब पुनः इन्होंने की क्लोन आर्कटिक भेड़िया बनाया है। और ऐसा काम करने वाला मात्र आपका एक ही है देश, वो आपका है चाइना। चाइना इस तरह की हरकत करता रहता है जो कि एक प्रकार से जीवों के साथ खिलवाड़ है। इनको जीन को निकाल कर करके क्रॉस कराता रहता है, इधर उधर बिल्ली से कभी कराएगा, कभी भेड़िए से, कभी मानव से, कभी जो है जानवरों से। तो इस तरह का प्रयोग जो है बराबर करता रहता है। ये आपका है चाइना। चाइना की राजधानी की अगर हम बात करें, इसकी राजधानी कहाँ पे है और मुद्रा क्या है? जो मुद्रा को काफी पूछता है, बता दीजिए आप लोग। चाइना की राजधानी कहाँ पे है? चाइना की वर्तमान में राजधानी बीजिंग है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए तो शी जिनपिंग है। और मुद्रा रिग मिनबिन है। और यहाँ पर हो सकता है तख्ता पलट हो जाए अब, जो कि शी जिनपिंग की जो राष्ट्रपति हैं, अभी जब वो एससीओ की मीटिंग में थे वहाँ पे ये जो है फोन आता है इनके घर से और आपातकाल में जो है ये वहाँ से निकल लेते हैं। और फिर पुनः यहाँ से ऐसा पता चल रहा है कि जो यहाँ पे इनको घर में ही नजरबंद किया गया है। तो हो सकता है सेना का शासन आ जाए वहाँ पे आपके जो है चाइना में। तो वर्तमान में शी जिनपिंग है। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो आपका जो है बीजिंग है। और विशेष करके आपकी मुद्रा पूछता है तो यहाँ की मुद्रा रिंग मिनबिन है। रिंग मिनबिन है। और यहीं पे वुहान लैबोरेटरी से कहा जाता है कि आपका जो है चाइना वायरस की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा मानता है दुनिया, वुहान लाइब्रेरी से। यहाँ पे देखिए, चीन के वैज्ञानिकों ने माया नाम का दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया बनाया है। लुप्तप्राय जानवर को बचाने के लिए बीजिंग स्थित फार्म सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने हर्बिल पोलर लैंड के साथ मिलाकर 2020 में आर्कटिक भेड़िया क्लोन परियोजना शुरू की थी। पिछले साल माया नाम की 16 साल की आर्कटिक भेड़िया की मौत हो गई थी। सिनोजेन बायो बायोटेक्नोलॉजी के क्लोन भेड़िया बनाने के लिए एक कोशिकाओं की मादा मादा विंगर केंद्र में डाला था। तो इसलिए कि इसके बारे में सारी बातें दी गई हैं, उसमें से सभी नष्ट हो गए, सिर्फ एक ही बचा था। और विशेष रूप से जो आपके जानने की चीज थी, तो यहाँ पे क्लोन भेड़िए की बात थी। इसी के पहले इन्होंने एक आपका क्लोन बिल्ली का भी निर्माण किया था। और यहाँ पे जिसके साथ लिखा भी है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 2019 में वैज्ञानिकों ने इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर एक बिल्ली का क्लोन बनाया था। तो 19 में इन्होंने बिल्ली का क्लोन बनाया और 22 में आपका भेड़िए का क्लोन बनाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। हाल ही में कितने दक्षिण एशियाई देशों ने पाम आयल अलायंस बनाया है? यहाँ पे देखिए पाम आयल अलायंस की बात हो रही है। जैसे आप लोग देखते हैं कि ओपेक, ओपेक आपको पता होगा कि मैं बताया था खाड़ी देशों का एक संगठन है जो कि
खाड़ी देश की अगर बात करेंगे तो ये लोग जो है तेल सप्लाई के लिए प्रमुख है खाड़ी देश। उसी प्रकार से जो पाम ऑयल अलायंस बनाया गया है, क्योंकि जो 5 एशियाई देश की बात करें हम जो है, तो इसमें जो है कि मुख्य रूप से हम तेल उसके जो है आयातक होते हैं, तेल को लेते हैं। तो जिसके साथ ही इन देशों में से संबंध अच्छे थोड़ा सा संबंध के गड़बड़ होते हैं, तो कभी काल एक क्या करते हैं कि या तो तेल नहीं देंगे, या तो देंगे तो दाम ज़्यादा लेंगे, उनकी शर्त अलग हो जाएगी। सभी देशों के साथ इनकी शर्त अलग होती है तेल देने की। तो उसी को लेकर के 5 देशों का पाम ऑयल अलायंस बनाया गया है, जिससे कि इनमें पांचों देशों ने एक प्रकार से कसम खाई है कि हम लोग एक ही शर्त के अनुसार सभी लोग तेल प्राप्त करेंगे। अगर वो आपको तेल देंगे तभी आप उसी शर्त के साथ लेंगे। अगर इसमें शर्त के साथ हम लोग पांचों लोग एक होके काम करेंगे और इसी जो है पाम ऑयल अलायंस के तहत इसकी खरीदारी करेंगे, इससे होगा क्या कि थोड़े से हमारे संबंध ठीक भी नहीं रहे तभी हमें को उसी दाम पे तेल मिलेगा सभी को। और इसी को लेकर के 5 देशों का पाम ऑयल अलायंस बनाया गया है। अब इसमें 5 देशों का बना है, तो इसमें कौन से देश हैं देख लीजिए। एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA। अब देखिए इसमें कौन से 5 देश हैं, यहाँ पे शायद लिखा होगा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं वही इसमें जुड़े हैं। भारत है, आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, आपका पड़ोसी श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है। इन्हीं पांचों देश मिलकर के आपके एशियन पाम ऑयल अलायंस की स्थापना की घोषणा किए हैं। अब अगर हम बात करें गठबंधन का उद्देश्य भी दिखाई यहाँ पे लिखा, सौदेबाजी की शक्ति हासिल करना और आयात को टिकाऊ बनाना। गठबंधन पाम तेल के उच्च गुणवत्ता, किफायती और स्वास्थ्य वनस्पति तेल के रूप में मान्यता देकर पाम तेल के नकारात्मक छवि की बदलने की के लिए प्रतिबद्ध है। गठबंधन की पहली आम सभा में अध्यक्ष की बात है, अभी काम की नहीं है। अगले साल की शुरुआत में एपेक अगली बैठक की इंडोनेशिया, यानी कि जो एपेक की अगली बैठक होने वाली है वह आपकी इंडोनेशिया में अनुमान लगाया जा रहा है। और विशेष करके जो आपका एपेक है, आप लोग से ही पूछेगा जो एपेक का संबंध किससे है, तो एशियन पामाइल से इस तरह से और कई नाम दे देगा। फुल फॉर्म पूछ सकता है या आपसे पूछ सकते हैं संबंध किससे है, तो दक्षिण एशियाई देशों से है या दक्षिण एशियाई देशों से है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी प्रकार से ये तो एपो APOK हो गया। उसी प्रकार से आपका ओपेक पूछ सकता है, तो आपका एक खाड़ी देशों का संगठन है जिसका संबंध जो है आपके कच्चे तेल उत्पादन से है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सिम्फनी सम्मेलन का शुभारंभ किया है। यहाँ पे सिम्फनी सम्मेलन की बात आ जाती है, तो बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। अगर हम वर्तमान में बात करें, आपके जो जी किशन रेड्डी हैं ये कौन से मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी का आपके कौन से मंत्री हैं, यहाँ से जो लिखा है क्वेश्चन इसी से आपको पता हो जाना चाहिए। सिम्फनी। आवाज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप लोग बिल्कुल शांत हैं जिससे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आवाज मिल मिल रही रही है। मिल रही। चलिए अगर हम जी किशन रेड्डी की बात करें तो वर्तमान में आपके पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय इन्हीं के जिम्मे है, जी किशन रेड्डी के अंतर्गत है। तो इसका जवाब होगा जी किशन रेड्डी। और जो आपका सिम्फनी है इसका उद्देश्य क्या है,
उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो आपका सिम्फनी सम्मेलन का शुभारंभ किया जा रहा है, सिम्फनी सम्मेलन के शुभारंभ का मुख्य तात्पर्य क्या है कि उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। अब देखिए, इसी पर्यटन से संबंधित ही आप लोगों ने देखा था कि जहाँ से हमारे देश के ही अंदर में जहाँ से लोग गुजरेंगे वहाँ की जो विशेष चीज होगी, जैसे विशेष कोई उत्पादन होगा, जैसे आप मान लीजिए कोई भी आपका उत्तर रेलवे है। अब आपके उत्तर भारत में जो भी चीजें वहाँ की उत्तर भारत में जो भी वहाँ की मशहूर चीज है, जो भी जिसका उत्पादन अच्छे लेवल पे होता है, जो वहाँ की चर्चित चीज है, आप लोगों ने देखा कि रेलवे जो है उसके लिए वहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीजों को बेचने की बात है। जैसे कि जो लोग भी आपके नॉर्थ रेलवे से गुजरे नॉर्थ रेलवे से गुजरे तो वहाँ पे उनको एक नई चीज देखने को मिले और उनमें उत्सुकता आए कि ये जानने की कि यह क्या है। जब जानने की उत्सुकता होगी कि यानी कि उसको खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो वहां से जो है उसका जो है इनकम, वहाँ के लोकल किसानों की इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। और इसी को देखते हुए आपका रेलवे मंत्रालय ने एक स्टेशन एक उत्पाद की पहल चालू की और ये आपके परीक्षा का भी भाग बना। तो किस रेलवे जोन के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, बता दीजिए। किस रेलवे जोन के द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद को प्रारंभ किया गया था? अभी कल भी इस क्वेश्चन की चर्चा हुई थी। आप लोग बता दीजिए इसको। इस क्वेश्चन की चर्चा कल भी हुई थी। किस रेलवे जोन के द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद प्रारंभ किया गया? दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे आपका सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से प्रारंभ होता है। चलिए, अब यहाँ पे इसके बारे में देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे सिम्फनी की बात हो रही थी तो आपके पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा और उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किसने राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया? अब यहाँ पर किसने प्रदान किया, तो यहाँ पे अगर प्रदान करने की बात आती है तो आपके द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। अब अगर हम बात करें आपकी द्रौपदी मुर्मू, आपको पता है कि प्रथम दलित महिला आपकी राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग बता दीजिए कि द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन जो होता है कहाँ से होता है, ये आपके भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू? बता दीजिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, भारत के किस राज्य से ये उड़ीसा। बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू? उड़ीसा कहाँ से? राज्य। हाँ, उड़ीसा से। जवाब आपका बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें कि एनएसएस की बात करें, एनएसएस पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और 42 राष्ट्रीय सेवा, इनके द्वारा कुल पुरस्कारों की संख्या 42 थी, जिसमें आपके 2 पुरस्कार विश्वविद्यालयों को, 10 एनएसएस इकाइयों को तथा इनमें 30 जो है एनएसएस स्वयंसेवक को पुरस्कृत किया गया। और अगर हम बात करें एनएसएस की स्थापना की बात करें तो आपका 1969, अगर 1969 में इसकी स्थापना हो जाती है। और इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, 1969 में स्थापना होती है। वर्तमान में जो है यह तो आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। कुल 42 पुरस्कारों को दिया गया, जिसमें आपके 2 विश्वविद्यालय, 10 एनएसएस इकाइयों और आपके 30 एनएसएस स्वयंसेवकों को दिया गया। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो आपके भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 होता है।
और इनके जो शपथ की बात आपके अनुच्छेद 60 में की गई है, और अनुच्छेद 60 में की गई है। और वहीं पर राष्ट्रपति से अगर उपराष्ट्रपति को जोड़ें तो अनुच्छेद 63 देखने को मिलता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिल्ली के ए आई आई एम एस यानी कि एम्स के निर्देशक किसे नियुक्त किया है? एम्स के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है डॉक्टर एम श्रीनिवास। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर एम श्रीनिवास। डॉक्टर एम श्रीनिवास को एम्स के निदेशक के रूप में चिन्हित किया गया है। अब अगर हम एम्स के फुल फॉर्म की बात करें, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, AIIMS। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अब अगर हम बात करें कि आपके निदेशक का इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अगर हम दिल्ली एम्स की स्थापना की बात करें तो 1956 में, और प्रथम निदेशक यहाँ पे लिखा हुआ है BB दीक्षित। तो इतना ही हमारे काम का है, विशेष करके इसका स्थापना जान ले। 1956 में इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पे रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे, क्योंकि 2017 से इस पर पे यासीन थे, और 2022 में पुनः जो है डॉक्टर एस निवास आते हैं। और इसके पहले किसके स्थान पे आते हैं? तो रणदीप गुलेरिया। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 में इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला आपका भारत है। हाँ देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, भारत ने ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 में इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन एग्री एग्रीटेड बायो रिफाइनरीज लॉन्च किया। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश आपका है? भारत है। और ब्राजील, कनाडा, इसी यूके, ये सभी नीति यहाँ पे विकसित किया गया है। और उद्देश्य की बात करें तो पहचाने गए खामियों को भरने और बायो रिफाइनरिंग मूल्य श्रृंखलाओं मौजूदा चुनौतियों को हल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी कल परसों में चर्चा हमारी हुई थी कि सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? बता दीजिए। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? चलिए, तो अगर बात आए आपके सेमीकंडक्टर की बात आए तो आपका गुजरात है। इसके बारे में कल या परसों विस्तृत चर्चा हुई थी, कैसे क्या मामला है। यही गुजरात में ही आपकी जो है सेमीकंडक्टर की बात, यहीं पे अब जो एप्पल है, जो आप देखते हैं कि एप्पल का जो फोन आता है आईफोन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको भी आपके बनाया जाएगा भारत में, आपके गुजरात में ही। तो ये सारी चीजें आपके गुजरात रिलेटेड हैं। अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो अगर हम लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड।
लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, और यह डूब चुका है। इसकी यह स्थिति है कि यह जो इसके यहाँ निवेशक थे जिन्होंने पैसा जमा किया था, उनके पैसे देने की स्थिति में नहीं है। तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, और उसके साथ ही साथ आरबीआई ने कहा है कि जो भी आपके यहाँ 5 लाख से ऊपर के निवेशक हैं, कम से कम उनको 5 लाख रुपए आप रिटर्न करिए। इसके लिए आरबीआई के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, और इसका लाइसेंस रद्द किया गया अभी हाल ही में। तो आपके लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का आपका जो इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935। अगर इसकी हम राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है। इसके पहले आपके गवर्नर की बात करें, ओसबोर्न स्मिथ होते हैं, और वर्तमान में इसके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर वर्तमान में आपके शक्तिकांत दास हैं। और 1 रुपए से ऊपर के नोटों का निर्गमन आपके आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और उसके हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का होता है, जबकि 1 रुपए की नोटों पर आपके वित्त सचिव का होता है। यहाँ पे हमने देखा कि टेक्स्ट बुक पे उसका देखिए ऑप्शन कैसे भ्रमित किया था, आप लोग ध्यान रखिए। तो उसपे क्वेश्चन को बना के दिया था 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता, तो वहाँ पे इन्होंने लिया था वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री का दिया था उन्होंने, राज्य के राज्यपाल का दिया था, वित्त सचिव का दिया था, और वहाँ पे एक दिया था उन्होंने राष्ट्रपति का। तो इस तरह से आपको पता है कि वहाँ से वित्त वित्त मंत्रालय संबंधित था, लेकिन किसका होगा, वित्त सचिव का होगा, वित्त मंत्री का होगा, इसको ध्यान में रखिए। तो वहाँ पे हस्ताक्षर जो होता है वित्त सचिव का होता है, और वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए के नोट्स और सिक्के को जारी किया जाता है। तो इतनी बात हो गई आपके आरबीआई संबंधित। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आरबीआई के बैंकिंग विनियमन 2000, जो हमने आरबीआई एक्ट देखा था कि 1949, इसी के तहत जो है उसमें विफल रहा, यानी उसको लागू नहीं कर पाया। और जैसे अच्छा आप लोग ये बता दीजिए, अभी हम लोग कल पढ़े थे CRR पढ़े थे, ESLR पढ़े थे, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो है माइक ऑन कर लीजिए और उसको बताइए कि ESLR में क्या होता है। CRESLR और आपका रेपो दर क्या होता है, और आपका RR रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बताइए आप लोग। हेलो, आवाज मिल रही है? हाँ हाँ, आवाज मिल रही है। हाँ, इसको बताइए। ये आपको याद ही करना है, क्योंकि इससे बार कोई बार पूछ रहा है क्वेश्चन। नहीं पता है। कैश रिजर्व रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है, यानी कि आपके वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, यानी कमर्शियल बैंक के द्वारा कुल पूंजी का वर्तमान में 4.5 यानी कि 4.5% आपके आरबीआई के यहाँ जमा करना होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। ये आपके CRR के नाम से जानते हैं। जो CRR होता है, यानी कि इसमें जो कि आपके वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, इन बैंकों को अपने की कुल पूंजी का कुछ भाग आरबीआई के यहाँ रखना अनिवार्य होता है। लेकिन वहीं पर हम ESLR में देखते हैं कि वह अपनी पूंजी का कुछ भाग अपने ही यहाँ उसको संरक्षित करके रखना अनिवार्य होता है, यानी कि उस पैसे को वह लोन के रूप में या किसी भी रूप में बांट नहीं सकता है। इसी को ESLR कहते हैं। और ESLR मौके पे देखेंगे तो ये आपका 18% है, 18% है। और जैसे कि आप लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं बैंक में ऐसा नहीं होता कि पैसा कभी नहीं रहता, पैसा हमेशा रहता है, और वही पैसा उसका हमेशा रहता है, उसके लिए प्रतिबंधित होता है
कि वह इसमें बाँट नहीं सकता, वह होता है उसकी जितनी भी इनकम होती है, उसकी जितनी आय होती है, उसको वह 18% रखता है अपने पास। 18% अपने पास वो संरक्षित रखता है और यही आपका ESLR होता है। वहीं पर अगर हम रेपो दर की बात करें, रेपो दर तो आपका जिस दर पर आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा दिया जाता है, उसी को हम लोग रेपो दर के नाम से जानते हैं। वहीं पर जब रिवर्स रेपो दर की बात आती है, जब वाणिज्यिक बैंक अपने पैसे को आरबीआई के यहाँ जमा करता है, तो उसको जिस दर पर आरबीआई ब्याज देता है, उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्योंकि रेपो दर में आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक पैसा लेता है, जबकि आपके आरआरआर में रिवर्स रेपो रेट में जो है वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा लेगा, जबकि रेपो में आपका आरबीआई लेगा ब्याज आपके वाणिज्यिक बैंक से, जबकि ट्रिपल आर में यानी कि रिवर्स रेपो रेट में आपका वाणिज्यिक बैंक ब्याज लेगा आपके आरबीआई से। और यहीं पे हमने एक और बात किया था बैंक दर की। तो बैंक दर जिस दर पे बैंक आपके लंबे समय के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, उसी को हम लोग बैंक दर कहते हैं। 5.4 है वर्तमान में। और यहीं पे खुले मार्केट की बात हुई थी, तो इसमें आपके जो है प्रतिभूति प्रतिभूति जारी करता है, जिसका आपके बैंक उसके टिकट हो गए और आपके डॉलर हो गए, जारी कर करके जो मुद्रा है उसको आपका आरबीआई इकट्ठा कर लेता है, जिससे जो है मार्केट में तरलता कम हो जाती है, जिससे महंगाई कंट्रोल होती है। तो शायद आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया अभी। CRR, ESLR, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ना आई हो तो पुनः बताएं। ये आपके काफी इम्पोर्टेंट है मौद्रिक नीति के तहत। और वर्तमान में महंगाई अपने चरम सीमा पे है और इससे क्वेश्चन आपका बन रहा है। बताइए, किसी को कंफ्यूजन इसमें जो आपका 4 लिखा गया है, CRR, ESLR, RR, ट्रिपल आर, बता दीजिए। कंफर्म हो गया? हेलो। अरे भाई, आप 3 लोग जुड़े हैं, तो क्या सभी के यहाँ माइक डिस्टर्ब है? क्या सभी लोग बिजी हैं? आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बार बार उसको बताया जा रहा है। डिपो रेट समझ में ना आए। तो वही मैं चीज पूछ रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? बता दीजिए, को पुनः बताएं। काम की आपकी चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछ रहा है। अब आप लोग जब बोलेंगे तभी तो हम जानेंगे समझ में आया कि नहीं, क्या नहीं समझ में आया उसमें। आप बस बोलेंगे तभी तो हम जानेंगे। अभी आपको हमने आपको हमने बताया आर CRR, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। यानी आपको कैश रिजर्व रखना है रेशियो के अनुपात में, कुछ अनुपात में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 4.5% आपको पैसा, आपकी यदि कुल कमाई बैंक की, जो आपके वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनकी अगर कुल कमाई 100 रुपये है, तो उसमें से 4.5 रुपये आपको आरबीआई के यहाँ रखना ही रखना है। और किसके तहत रखना है? वो आपको CRR के तहत आरबीआई के यहाँ रखना है। अब 4.5 रुपये आरबीआई अपने यहाँ रखवा लेगा यदि आपकी कमाई 100 रुपये है। उसके बाद ESLR आता है। इसके तहत जो है आपका वर्तमान में 18% है। यदि आपकी कमाई 100 रुपये है, तो इसमें आपको 18 रुपये अपने पास ही उसको बना के रखना है कि कभी हमारे बुरे दिन ना आ जाएं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि जो
लक्ष्मी करके बैंक था भी आप लोगों ने करंट में देखा कि किसका लाइसेंस रद्द किया है। जब कभी काल आपके यहाँ मंदी आती है तो ये पैसा जो रखा रहता है, जो आपके निवेशक होते हैं उनको पैसा बांटने के लिए ये पैसा आरबीआई के द्वारा संरक्षित किया जाता है आपके बैंकों में कि आप 18% अपने यहाँ संरक्षित रखिए। और विशेष करके निवेश विषम परिस्थिति में निवेशकों को पैसा देने के लिए रखा जाता है। तो एस.एल.आर जो होता है इसमें बैंक को अपनी कुल कमाई का 18% जितनी उसकी कुल पैसा होता है उसका 18% अपने यहाँ ही रखना अनिवार्य होता है। उसको हम एस.एल.आर के नाम से जानते हैं। वहीं पर हमने रेपो रेट की बात किया। रेपो रेट वह दर होता है जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को पैसा देता है। वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देगा आरबीआई, जिस रेट पर देगा उसको हम आर के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया आरबीआई। अब आरबीआई जिस रेट पर पैसा देगा ये आपके आर मतलब कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर देगा उसी को हम आर के नाम से यानी कि रेपो रेट के नाम से जानते हैं। वर्तमान में यह 5.43% है। अब यहाँ पे बात आई थी कि आपके ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स मतलब कि आपका वही दोहराया जा रहा है पुनः, यानी कि आपको ये जो लोग हैं आपके जो वाणिज्यिक बैंक है, जब वाणिज्यिक बैंक अपने पैसे को आरबीआई के यहाँ जमा करते हैं, अब इस पे आरबीआई जो इनको ब्याज देता है यानी कि जो ब्याज देगा उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में 3.34 या इस तरह से कुछ है प्रतिशत है। यानी कि आर में आपका आरबीआई देगा पैसा वाणिज्यिक बैंक को, और ट्रिपल आर में आपके वाणिज्यिक बैंक पैसा जमा करेंगे आरबीआई के यहाँ। जब आरबीआई के यहाँ पैसा जमा करेंगे तो इसके बदले में ब्याज मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आपसे कल ही बात किया था कि घरों में बच्चे जो होते हैं अपनी मम्मी को पैसा दे देते हैं और जब कुछ दिन बीत जाते हैं जब उनको याद आता है तो अपनी मम्मी से कहते हैं कि हमने इतना दिया था और दीजिए। कहें क्यों? कहेंगे हमारा ब्याज नहीं होगा, ब्याज के तौर पे इतना दीजिए। तो आपने अपने बच्चों को पैसा दिया, बच्चे जब आपको ही दे दिए रखने के लिए तो फिर ब्याज मांगते हैं। तो वही चीज है जब कमर्शियल बैंक अपने पैसे को, जैसे कि आपका दशहरे कभी देखिए 4 दिन 5 दिन की छुट्टी होने वाली है, तो जब जो आपके वाणिज्यिक बैंक इनके पास जो पैसा है अब वो अपने पास रख करके उसको क्या करेंगे, उसका कुछ तो लाभ मिलेगा नहीं जब तक जनता के यहाँ नहीं जाएगा। तो जो उनके पास पैसा रखा है जब छुट्टी हो गई किसी कारण से अवकाश हो रहता है तभी अपने पैसे को कुछ दिनों के लिए, दो चार छह दिनों के लिए आरबीआई के यहाँ जमा करते, जिसपे इनको आरबीआई 3 दशमलव वर्तमान पे 3 दशमलव कुछ प्रतिशत की ब्याज पर इनको पैसा देता है। लेकिन जब इनको पैसे की आवश्यकता रहती है जब ये आरबीआई से लेते हैं तो उसको हम आर माने रेपो रेट के नाम से जानते हैं, और आरबीआई तब देता है पैसा इनको। और जब छुट्टी वगैरह हो जाती है तब ये जो है ट्रिपल आर यानी कि रिवर्स रेपो रेट अभी पैसा आरबीआई का जमा कर देते हैं तो उसको उनको ब्याज जो मिलता है उसको रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। अब बात समझ में आई यहाँ पे? चारों चीज समझ में आ गया कि अभी भी किसी पे कंफ्यूजन है? आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किसको गणित के ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? यहाँ पे नाम आया है ब्रेक थ्रू पुरस्कार। अब ब्रेक थ्रू पुरस्कार की बात करें तो ये आपके गणित संबंध से जैसे यहाँ पे लिखा गया है, और ये आपके डेनेनियल यानी कि ऑप्शन पहला स्पीलमैन स्पीलमैन को दिया गया है, डेनियल स्पीलमैन को दिया गया है। और इसमें जो है विजेता को आपके $3 मिलियन का पुरस्कार दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देखिए डेनियल स्पीलमैन को मैथमेटिक्स के ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर देखिए इन्हें सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में उनके योगदान के लिए, अब देखिए यहाँ पर सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित,
अलग अलग है, जैसे आप लोग देखते हैं इसी के अंतर रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है और जितने पुरस्कार होते हैं हो सकता है इसमें लिखा भी हो। तो सैद्धांतिक पुरस्कार विज्ञान और गणित के योगदान में इस वीर को दिया गया है। सेपा प्राइज फाउंडेशन की 3 श्रेणियां हैं, देखिए मौलिक सेपा सेपा प्राइज फाउंडेशन, इसके साथ में 3 श्रेणियां बनाया है, मौलिक भौतिकी, गणित और जीवन विज्ञान में विजेताओं की घोषणा की है। अब 3 श्रेणियों में अब इन्होंने किसी की घोषणा की है, मौलिक भौतिकी और गणित और जीवन विज्ञान, 3 श्रेणियां हैं और इनमें इन्होंने घोषणा की है। पुरस्कार विजेता इसके ये है। अब इसके तहत ही जो पैसा दिया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका लिखा है, विजेता को $3 मिलियन का पुरस्कार मिलता है। इसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका पुरस्कार है ब्रुक थ्रू पुरस्कार, इसी को ही ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब यहीं पे बता दें, जब ऑस्कर की बात आ गई तो काफी इम्पोर्टेंट पुरस्कार, काफी इम्पोर्टेंट है कि ऑस्कर 2023 के लिए चिन्हित फिल्म कौन है? बोलिए, उस फिल्म का नाम क्या है जो ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए चिन्हित की गई है? छोलो सो, ये आपकी गुजराती फिल्म है छोलो सो, इसको जो नामित किया गया है छोलो सो, और काफी इम्पोर्टेंट है। अब यहीं पर हम कुछ समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपसे बार बार पूछता है कौन सी समिति किससे संबंधित है। अब यहीं पे आप लोग बता दीजिए, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? अगर हम बलवंत राय मेहता समिति की बात करें, अभी परसों विपिन सर बता रहे थे, वहां पर बताया, पुनः जो है इसको कई बार मैं बता चुका हूँ और काफी आपसे के इम्पोर्टेंट है, आपके पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है और इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात आती है। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता के समिति की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया था? आपका नागांव राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो बलवंत राय मेहता का संबंध जो है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। वहीं पर आपसे जब वो पूछे कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था, तो आपकी वह समिति थी अशोक। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो आपके अशोक मेहता समिति की बात आती है। वहीं पर अगर आपसे शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई थी, तो वहां पे आपका आता है नाम नाबार्ड की स्थापना। अगर हम नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब की जाती है? नाबार्ड की स्थापना कब की, बता दीजिए, काफी इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड, इसकी स्थापना बता दीजिए कब होती है? नाबार्ड की स्थापना कब होती है? नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो 12 जुलाई को की जाती है, 12 जुलाई 1982 को। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र है। कस्तूरी रंगन समिति की बात करें तो कस्तूरी रंगन समिति आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मान क्या है? 5+3+3+ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपका मॉडल है 5+3+4 है और किस समिति के सिफारिश पर आया है? तो कस्तूरी रंगन समिति। अगर हम बात करें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करें तो इस पे आपका मौलिक कर्तव्य है। और नरसिंहम राव समिति की बात करें तो आपका बैंकिंग सुधार है। संथानन समिति की बात करें तो आपका सतर्कता आयोग है। सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें तो गरीबी उन्मूलन की बात की गई है। और फेरवानी समिति आपसे पूछता है बार बार, फेरवानी समिति, फेरवानी समिति की सिफारिश पर ही आपके सेबी की स्थापना की जाती है। और आपके विजय केलकर समिति के सिफारिश पर ही आपका जीएसटी आता है। और चैलिया समिति के सिफारिश पर ही आपके कर सुधार देखने को मिलता है।
विजय केलकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1 जुलाई 2017 से आपका लागू होता है। यहीं पर पूछा था, अभी मैं टेस्ट दे रहा था टेक्स्ट बुक पर, वहाँ से एक क्वेश्चन मैंने पाया कि क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी का अधिकतम कर क्या है, मतलब कि जीएसटी जो है, कि जो कर है, अप्रत्यक्ष कर है, यह मैक्सिमम कितना हो सकता है। जैसे कि वो जो आप लोग देखते हैं 5 कैटेगरी, 5%, 7%, 12%, इतना मैक्सिमम इसका जो है कर कितना हो जीएसटी का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चलिए तो ये आपका है 28%, और आप लोग बिजी हैं, तो इसी के साथ हम जो है क्लास को समाप्त करते हैं।